So welcome to the next lecture of the series. Today I am going to discuss about the torque acting on a current carrying element और करंट कैरिंग लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट से अप्लाई किया गया है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस नॉर्थ पोल का इधर कहीं साउथ पोल भी होगा और इस साउथ पोल का इधर कहीं नॉर्थ पोल भी होगा, वो हमने शो नहीं किया क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है जो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जहाँ आउटवर्ड होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है। तो इधर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब कोई मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर होता है और वहाँ पर करंट कैरिंग कोई कंडक्टर होता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। तो अब ज़रा यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आपका इस तरह से करंट जा रहा है और मान लीजिए ये जो आपकी लेंथ है ये A है और मान लीजिए ये जो आपकी लेंथ है वो B है और योर कंडक्टर इज़ मूविंग अलोंग दिस एक्सिस विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ये मोटर में आपने पढ़ा होगा कहीं पर। ओके, तो अब ईच एलिमेंट पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आई एल क्रॉस बी एक फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा F1 मान लीजिए, यहाँ पर एक दूसरा फोर्स काम करेगा F2 मान लीजिए, यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा F3 और इस आर्म पे एक फोर्स काम करेगा F4। यानी कि इन चारों आर्म पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रहे होंगे। सारे फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम, F3 और F4 जो होंगे उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, जबकि F1 और F2 ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है ये दोनों फोर्स, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो ये जो है बेसिकली एक आपके सामने किस तरह से लूप रखा है, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है। तो ये इस लूप को ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, ऐसे जो है ये ऐसे ऐसे घूमेगा। एक जैसे ऐसा रखा हो, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। F1 F2 है आपका। F3 F4 भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है। ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल तो होंगे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जब एक दो फोर्स लग रहे हैं किसी चीज़ पे ऐसे, तो वो उसको रोटेट करते हैं और वो आपकी रोटेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा है। अगर इनकी सेंट्रल पोजिशन जो है वो O है, तो O से F1 की जो डिस्टेंस है वो B/2 है और O से F1 की जो डिस्टेंस है वो भी B/2 है। F1 और F2 दोनों की जो डिस्टेंस है इनके सेंटर ऑफ रोटेशन से, दोनों की B/2 है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला F विल बी इक्वल टू ILB साइन थीटा। थीटा दोनों के लिए 90 डिग्री होगा, मैग्नेटिक फील्ड से दोनों 90 डिग्री का एंगल है। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं, यहाँ से लेंथ कितनी है कंडक्टर की, A है, इस वाले वायर की लेंथ कितनी है, A है। तो आपके जो फोर्स हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू IAB साइन थीटा, थीटा 90 है, F2 IAB। ओके, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे को रोटेट करेंगे। अच्छा जी, जो टॉर्क होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन। तो सेंटर ऑफ रोटेशन O है, उससे फोर्स की डिस्टेंस इसकी भी B/2 है और इसकी भी B/2 है। तो ये हो जाएगा B/2 इंटू F1 और टॉर्क 2 हो जाएगा B/2 इंटू F2। ओके, देयरफॉर द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग लूप विल बी इक्वल टू B/2 F1 प्लस B/2 F1। दोनों को आपने ऐड कर दिया, B/2 कॉमन ले लीजिए, F1 प्लस F2 हो गया। F1 प्लस F2 मतलब IAB। तो ये हो जाएगा 2IAB, B/2 2IAB। 2 से 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर टॉर्क विल बी गोइंग टू बी इक्वल टू IAB। नाउ व्हाट इज IAB? ये एक आपका रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो A है और जो विड्थ है वो B है। तो लेंथ इंटू विड्थ जो होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो आपका एरिया होता है। इसका मतलब ये है कि इट विल बी इक्वल टू IAB। अब नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही लूप हो, इसके ऊपर कोई एक लूप और हो सकता है, उसके ऊपर फिर एक लूप और हो सकता है, फिर उसके ऊपर एक लूप और हो सकता है। तो जब जहाँ पर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ लूप होते हैं तो वहाँ के लिए हम यहाँ पर n नंबर लगा देते हैं, NIAB, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ लूप ऑन ए करंट कैरिंग लूप। ओके, सो अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे डिफाइन करनी है, वो होता है आपका M, और कुछ लोग इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। अगर कुछ स्टैंडर्ड किताबों को आप देखोगे तो म्यू से डिनोट किया गया है इसको। ये M क्या है? इट इज बेसिकली नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। M इज मैग्नेटिक डाइपोल
मोमेंट, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आप कहेंगे सर एन आई और ए में से तो कोई भी वेक्टर नहीं है। बेसिकली जो ए है आपका ये वेक्टर होता है, इसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब ए की डायरेक्शन का कैसे पता लगाओगे आप? ए की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए इससे पहले मैं इस डिस्कशन को कंप्लीट कर दूं। जब आपने एन आई ए को एम कह दिया तो इट विल बी इक्वल टू, टॉर्क विल बी इक्वल टू एम बी, और इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म इट विल बी बेसिकली इक्वल टू एम क्रॉस बी। दिस इज द मैग्नेटिक टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप। अगर आपको ध्यान हो, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m। इसी तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था और वहां पर जो इसका फॉर्मूला आया था टॉर्क का फॉर डाइपोल इलेक्ट्रिक के लिए, वो आया था P क्रॉस E। आप देखिए बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये मैग्नेटिक टॉर्क है, ये इलेक्ट्रिक टॉर्क है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया कि आप जब भी कोई डाइपोल, जब भी कोई करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है वहां पर, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से वो क्वांटिटी रोटेट करने की कोशिश करती है या रोटेट करने लगती है। अब जरा हम इसकी एम की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो एम की डायरेक्शन वही है जो इस ए की डायरेक्शन है। अब आप ए की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? ए की डायरेक्शन के लिए आप देखेंगे कि किसी भी वायर में, किसी भी लूप में, जो कि लूप की हम बात कर रहे हैं, किसी लूप में करंट की डायरेक्शन क्या है? अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, जिधर से आप देख रहे हैं उधर से, अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो जो आपका ए होगा वो अवे फ्रॉम योर सेल्फ होगा, अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर होगा। तो यहाँ पर जो ए की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि आपसे दूर जाएगा वो। लेकिन अगर यही करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो इस ए की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स यू होगी, यानी कि हमारी तरफ इसकी जो ए की डायरेक्शन जो आएगी वो हमारी तरफ आएगी, यानी कि ये हम उससे ऐसे होगा हमारी तरफ। और अगर हमसे दूर, अगर करंट आपका क्लॉकवाइज है तो ये हमसे दूर जाएगा। ये इसकी ट्रिक है याद रखने की। बुक में इसके बहुत सारे तरीके लिखे हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का। इसी पे बेस्ड एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है जी? गैल्वेनोमीटर में इसी तरह से पहले की तरह दो मैग्नेट होंगे, उसके बीच में एक आयरन कोर रखी होती है जिसके ऊपर एक स्प्रिंग को पाइवोट कर देते हैं। तो जब इस स्प्रिंग के साथ आपने एक नीडल अटैच कर रखी होती है, इसको हम कहते हैं, ये मीटर होता है, इंडिकेटर होता है ये। और यहाँ इसके ऊपर हम जो है, इसके ऊपर करंट कैरिंग कॉयल को रैप कर देते हैं, ऐसे करके इसमें करंट फ्लो होता है। अब जब इस कॉयल के अंदर, जब इस जो हमने इसके ऊपर इसको रैप किया हुआ है, जब इसके अंदर आपका करंट फ्लो होगा, यहाँ पर ऑलरेडी नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर एक आपका टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। और आपने दिख रहा है कि यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा NIAB। थीटा अगेन 90 डिग्री है इस अरेंजमेंट के लिए। जब यहाँ पर एक टॉर्क क्रिएट होगा जो इस स्प्रिंग को रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो स्प्रिंग की हमेशा एक खासियत होती है, जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं या कोई भी चीज़ करें, वो अपने उस फोर्स का अपोज करती है। तो इसका मतलब ये है कि इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए अपने अंदर भी जो है अपनी स्प्रिंग को जो है कुछ ना कुछ करेगी, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करेगी। जैसे आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, जिसको हम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न करते थे, 11th क्लास में पढ़ाया गया है आपको। इसी तरह से जब आप स्प्रिंग पर कोई टॉर्क लगाएंगे तो वो उस टॉर्क का अपोज करती है, and that torque will basically given by K phi. K is the torsional constant, ठीक है, ये आपका K आपका टॉर्जनल कांस्टेंट होता है। अच्छा जी, ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तभी यहाँ पर जो इसकी स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन है वो सस्टेन रह पाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म रह पाएगा। अब होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे को जब बैलेंस करेंगे तो K phi will be equal to NIAB। तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन हुआ है स्प्रिंग में, दैट विल बी इक्वल टू NAB अपॉन K इंटू आई, NAB अपॉन K इंटू आई। अब नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हैं, एरिया जो है इसका वो भी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है, जो K है किसी स्प्रिंग के लिए वो भी कांस्टेंट होगा। तो जो वेरिएबल है ओनली वो करंट है आपका।
जितना ज़्यादा करंट आप फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा आपकी स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन होगा, और चूंकि स्प्रिंग के ऊपर आपकी निडल अटैच्ड है तो ये उतना ज़्यादा डेविएट करेगी, और जितना ज़्यादा डेविएट करेगी उतनी ज़्यादा यहाँ रीडिंग आप देख के इसको पता कर लेंगे। तो गैल्वेनोमीटर का यही प्रिंसिपल होता है कि इसके अंदर जब आप करंट फ्लो कराते हैं तो स्प्रिंग डिफ्लेक्ट करती है निडल को, तो बेसिकली ये इससे निकल के आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये जो इसमें है इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी होती है। ये बताता है कि कोई गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। अब ये तो इसका ऐसा सिंबल हो गया कि जो इसके अंदर स्ट्रक्चर और ओवरव्यू है वो हमने बता दिया, लेकिन हम इसको सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे करते हैं, जैसे वोल्टमीटर के अंदर V बना देते हैं, इसीलिए गैल्वेनोमीटर के अंदर हम G बना देंगे, और इस तरह से किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके रेजिस्टेंस को आप नॉर्मली RG, और इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको नॉर्मली IG कहते हो। गैल्वेनोमीटर की दो बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो आपकी लैब में यूज़ की जाती हैं। एक एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, एंड सेकंड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, सिर्फ बताता नहीं है कितना करंट है, बस ये बता देगा कि करंट है यहाँ पर। लेकिन हम गैल्वेनोमीटर को एज ए एमीटर भी यूज़ कर सकते हैं और एज एन वोल्टमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर मैं इसको एज एमीटर यूज़ करना चाहता हूँ, गैल्वेनोमीटर को एज एमीटर, तो एमीटर की खासियत ये होती है कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है। आइडियल रेजिस्टेंस इज ज़ीरो फॉर एमीटर। ये सवाल आता है कभी कभी कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस बताओ। एमीटर का काम ये होता है, हम इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि आप जो है एमीटर से करंट मेजर करते हो, और करंट उतना अच्छा होगा जितना कम रेजिस्टेंस होगा, और आइडियली अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो वेल एंड गुड। हालांकि ज़ीरो होता नहीं है कुछ, इसका मतलब ये होता है कि योर रेजिस्टेंस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो आपका ये गैल्वेनोमीटर है, अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसका रेजिस्टेंस किसी तरह घटाना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस घटाने के लिए आप गैल्वेनोमीटर को तोड़ के आधा तो नहीं कर सकते हो, आपको कोई ना कोई और लॉजिक निकालना पड़ेगा। एक लॉजिक ये है कि अगर आप किसी हाई रेजिस्टेंस के साथ किसी लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दो, इस तरह से, इसको हम शंट कहते हैं। शंट रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन शंट वहां पर यूज होता है जहां पर रेजिस्टेंस बहुत कम हो। तो अगर आपने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई है, 50 ओम के करीब होता है, तकरीबन 50-60 ओम 100 ओम तक चला जाता है, जो कि बहुत हाई रेजिस्टेंस है करंट के लिए। अगर आप किसी हाई रेजिस्टेंस के साथ किसी स्मॉल रेजिस्टेंस को लगा दो तो इनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस बचता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। कैसे हो जाता है, मानने की बात है S और G जो है आपके, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG है और आपका जो शंट है वो S है, तो इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। तो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा G प्लस S अपॉन GS। तो R विल बी इक्वल टू हो जाएगा GS अपॉन G प्लस S। सिंस G इज मच मच ग्रेटर दैन S, S की वैल्यू नॉर्मली ली जाती है, नॉर्मली लेते हैं 0.01 0.02, मतलब बहुत कम ली जाती है, मान लीजिए 0.01 इसकी वैल्यू है, और G की वैल्यू जो है वो है 50 ओम। तो 50 में 0.01 को ऐड करो या ना करो, उसकी G प्लस S पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो जब G प्लस S इज अप्रॉक्सीमेटली G हो जाएगा, देन R विल बी इक्वल टू GS अपॉन G, G से G कैंसिल हो गया, तो R विल बी इक्वल टू S। ऑल्दो दी का रेजिस्टेंस 50 ओम है, आपने एक छोटा रेजिस्टेंस 0.01 का लगा दिया यहाँ पर, तो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो गया, S के इक्वल, यानी कि 0.01 ओम हो गया। तो पहले जिस सर्किट का रेजिस्टेंस 50 ओम हो रहा था, एक छोटा रेजिस्टेंस लगाने से उसका रेजिस्टेंस उसी के इक्वल हो जाएगा छोटे रेजिस्टेंस के साथ। तो चूंकि R की वैल्यू बहुत कम है तो यहाँ पर अच्छा करंट फ्लो हो जाएगा। बेसिकली लैब में इसका एक तरीका होता है कि एग्जैक्टली कितना करंट, आपको एग्जैक्टली कितना रेजिस्टेंस चाहिए, इस S की वैल्यू लैब में कैलकुलेट की जाती है। दूसरा जो इसका यूज होता है वो होता है गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर का मतलब क्या है, वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वोल्ट मीटर में आपको वोल्टेज यूज करना है, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो R जितना ज्यादा होगा V उतना अच्छा मेजर हो जाएगा वहां पर। ओके,
तो उसके लिए हम करते क्या है, उसमें तो और भी सिंपल काम है, आप जो है जी के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दीजिए। आप ये लगाते हैं हम 1000 ओम, मेगा ओम के ऑर्डर का, तो 10,000 प्लस 50 10,000 के बराबर है, तो ये आपका एज ए वोल्टमीटर काम करने लगता है। अब ये कितना रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ये लैब का काम है। थ्योरी में आपको सिर्फ ये समझ लेना है कि गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में लगाना होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस, और इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना होगा, हाई रेजिस्टेंस लगाना होगा वो। ओके, तो ये हमारा इसके गैलोमीटर और इसके एप्लीकेशन के बारे में।